भाई काउच सर्फिंग में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक? अब तक तो काफ़ी बढ़िया रहा है। एक क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ था मेरा अफ्रीका का फेवरेट कंट्री ट्यूनीशिया में। क्या हुआ था? ट्यूनीशिया आप भाई ऑफ कैमरा भी कहते हैं हिडन जेम है, तो भाई उसके बारे में मतलब थोड़ा लोग वैसे भी मोरक्को जाते बताना। हैं, ट्यूनीशिया लोग जा नहीं पाते क्योंकि वीज़ा का थोड़ा चक्कर है। पर ट्यूनीशिया में ना आपको ग्रीस का सेंटोरिनी आपने सुना होगा, हाँ हाँ। पूरा वाइट ब्लू वैसा भी मिलेगा। रोम का जो कोलोसियम है काफ़ी महंगा होता है, आई थिंक 20 यूरो का टिकट होता है और काफ़ी क्रेजी क्राउड रहता है। ट्यूनीशिया में सेम कोलोसियम है, 4 यूरो का टिकट है, 400 रुपये का, और आप राजा की तरफ चलोगे कि आप ओनली टूरिस्ट हो। फिर जो स्टार वॉर्स आपने सुना होगा ना, स्टार वॉर्स मूवीज, वो भी वहीं पे शूट हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया कंट्री है, खाना स्पाइसी है, मज़ेदार है। वहाँ पे नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट मेरे को बहुत ही कम कंट्री है दुनिया में जहाँ पे मेरे को सर्च करके इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला। ट्यूनीशिया, क्यूबा, फिर होंडुरस, 3-4 ही देश होंगे जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इंडियन का इन्फ्लुएंस है नहीं। पर वहाँ लोग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। भाई थैंक्स टू शाहरुख खान हम लोग तो काफ़ी पॉपुलर है दुनिया में। कहीं भी जाओ ऐसे हाथ फैला दो, कोई ना कोई तो मोटी पतली आ ही जाएगी। शाहरुख खान समझ के। सच में मैं पेरू में था एक डेट में, और फिर लड़की बोलती है, राजा पता है मेरे रूम में ना शाहरुख खान का पोस्टर लगा है। मैंने बोला ये तो अपने इंडिया में होता था, आज तो वो भी नहीं होता है। फिर मैंने ऐसे एक आधी पोज मार दिया, लड़की फुल फिदा हो गई। अरे बाप। मतलब शाहरुख खान ने तो काफ़ी सही सीन कर दिया हम इंडियन बॉयज़ का। अच्छा जी, तो ट्यूनीशिया में मोस्टली लोग ब्लैक्स हैं या कैसे नहीं, हैं? वो नॉर्थ अफ्रीकन से, मतलब यूरोपियन अरबिक। अच्छा हाँ, जैसे इजिप्शियन लोग होते हैं। अच्छा। और ट्यूनीशिया में लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, अरबिक भी बोलते हैं, उनका डायलेक्ट, और इंग्लिश भी बोलते हैं। और नाइट लाइफ कैसी है उधर? मतलब देखो अरबिक देश में क्या है कि अरबिक तो आपको थोड़ा पता है कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक देश है। तो मैं शॉक हो गया कि लोग दारू पी रहे हैं। उससे भी ज़्यादा शॉक हो गया कि बीच पे ट्यूनीशियन लड़की बिकनी में घूम रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं गया था बीच पे, लोकल फ्रेंड्स बनाए मैंने, और मैं शॉक हो गया कि वो लोग 2 पीस बिकनी में एक अरबिक देश में पूल में पानी में चिल कर रही है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, भाई क्या चल रहा है, पुलिस मेरे को ना पकड़ ले। तो बोले नहीं हम लोग ट्यूनीशिया में फुल चिल्ड है। एक्चुअली ट्यूनीशिया में एक ऐसा टाइम था कि अगर आप मॉक्स जा रहे हो और अगर आप 60 साल के ऊपर नहीं हो तो आपको पुलिस पकड़ लेंगे। अच्छा। मतलब एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशन था। तभी एक आपने सुना होगा कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन टाइप का कुछ सुना होगा इस्लामिक देशों में, वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ कि भाई मेरे को जाना है, मॉस्क क्यों नहीं जाने दे सकते। सेम एक और कंट्री है, मैं गया था ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में वैसे तो कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क है, पर आप दाढ़ी नहीं रख सकते। अच्छा। हाँ, और मैं कभी कभी ना दाढ़ी लंबा करता हूँ, दाढ़ी में मैंने नॉट लगाया था, और मैं जब चल रहा था तो लोग मेरे को घूर रहे, भाई क्या कर रहा है। मुस्लिम कंट्री 98% मुस्लिम, पर दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, हिजाब अलाउ नहीं है, और पब्लिकली प्रे करना अलाउ नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रास्ट वाले दिख जाते हैं जो न्यूज़ में कभी नहीं आएंगे। आपने कभी सुना होगा कि 98% मुस्लिम देश है पर दाढ़ी नहीं रख सकते और हिजाब नहीं पहन सकते। भाई तो पहली बार सुना है। ताजिकिस्तान अपने ऊपर ही देश है, कश्मीर के ऊपर। तो मतलब हम लोग सुनते हैं बहुत सारे मुस्लिम देश है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब क्रेजी भाई। क्रेजी। आप एक बता रहे थे काउच सर्फिंग करते हुए आपको लेस्बियन भी एनकाउंटर हुआ था, वो बताओ एक बार। तो मैं था उधर क्यूबा में, 2022 की बात है। और क्यूबा में सारे होटल्स और रेस्टोरेंट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब आपको खाना खाना है कि किसी भी रेस्टोरेंट जाओ, वो सरकारी रेस्टोरेंट है। आज खाना मिल सकता है, कल नहीं मिल सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सप्लाई नहीं है। गरीबी बहुत है। गरीबी बहुत है, मतलब एवरेज सैलरी 13 रुपये महीने का, 20 रुपये महीने का ऐसा है। पर लोग ब्लैक मार्केट में सर्वाइव करते हैं। और क्यूबा एकमात्र देश है मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ पे मेरे को बहुत 2-3 रात ऐसे हुए कि बिना खाए सोना पड़ा। अच्छा। जेब में पैसे हैं पर रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है।
उनकी यूएस से कुछ भसड़ चलती है ना बहुत ज़्यादा। अरे उन्होंने कोल्ड वॉर में ना रशिया को हेल्प कर दिया था, तो यूएस ने बोला तू हेल्प किया ना, अब तू उन पे सैंक्शन कर दिया, तो वो लोग ना इंपोर्ट कर पाते हैं ना एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो उनके पास ना कपड़े हैं ना चप्पल है। लोग आते थे मेरे पास स्ट्रीट पे, बोल रहे थे कि भाई तेरा चप्पल दे दे या जूता दे दे, मैं पैसे देने के लिए राजी हूँ, डबल दे दूंगा, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। इतनी गरीबी है इतनी गरीबी है भाई। क्या आपने क्या बताया कि वहाँ की एवरेज सैलरी 13 रुपए, तो यहाँ की करेंसी में कितना बनना है? नहीं, 13 रुपये मैं कन्वर्ट अच्छा, करके बता रहा हूँ। 13 ही रुपए है? हाँ वीकली। अच्छा ये 2022 की बात बता रहा। अच्छा हाँ, और ये मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर की सैलरी और अपना रेस्टोरेंट में जो वेटर है सेम है। तो सबसे ज़्यादा अमीर टैक्सी वाले होते हैं। टैक्सी वाले टूरिस्ट से लेते हैं डॉलर, मुंह मांगी रकम, और लूट के लेते हैं। ओ पर और वहाँ टूरिस्ट जा क्यों रहा है भाई इतनी गरीबी में जब खाने को नहीं मिल रहा? तो ऐसा है, मैं भी शौक था। टूरिज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हम लोग खुद से बुक करके चले जाते हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी सरकारी रिजॉर्ट्स है जो बाहर की कंपनी से टाई अप करते हैं। वहाँ पे क्रूजेज भी तो चलते हैं, हाँ, है ना? तो क्या मायामी करते हैं ना, से। मायामी से नहीं चलते क्योंकि यूएस के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। अच्छा। तो दूसरे कैरिबियन कंट्री से चलती है। वो लोग आते हैं, वो एक बबल में रहते हैं। वो लोग ना लोकल्स के साथ बात कर पाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं। वहाँ पे खाने का सप्लाई है। वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को ना कॉफ़ी का बहुत तलब है। तो लोकल रेस्टोरेंट में खाना नहीं है, दूध तो भूल जाओ। तो फिर मैंने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम से देखा था कि उसको पीना था कॉफ़ी कैपेचिनो, मेरे को भी पीना था कैपेचिनो, मिल नहीं रहा। फिर जो बड़े बड़े होटल्स हैं एकदम फैंसी वाले 5 स्टार वाले, वो भी सरकार के हैं, छोटे वाले भी सरकार के हैं। तो बड़े वाले पे सारा अवेलेबल है, इतना पता है। तो मैं एक दिन गया कपड़े वपड़े पहन के, और मैं स्पेनिश आता, तो मैं स्पेनिश में गेट को बोला कि मेरे को आपके रूफटॉप बार में जाना है। तो बोलता है आपके पास रूम है इधर? मैंने बोला नहीं है। भागो यहाँ से, भाग भाग भाग, ऐसे डायरेक्ट। फिर मेरे को लगा ये ऐसे तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं मेरे को, मैं टूरिस्ट हूँ, कर नहीं सकते। फिर नेक्स्ट दिन मैं गया, सेम दिमाग से स्पेनिश हटा दिया, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। और होटल के बाहर ही मैंने टैक्सी लिया, और टैक्सी को बोला, मेरे होटल के सामने मेरे को रुका। टैक्सी वाले को दिया मैंने $1 500 मीटर के। वो मेरे को होटल के सामने, बंदा गेट खोलता है, रूम नंबर पूछेगा ही नहीं। मैं कैजुअली गया अंदर। फिर जाके मैं गया बार पे जाके मैंने कैपेचिनो खाया, खाना खाया पेट भर के। फिर बिल आता है मेरा उधर, उसमें ना ब्लैक मार्केट है। तो उस टाइम में $1.25 हुआ करते थे, और ब्लैक मार्केट में हुआ करते थे $125। तो मेरे पास ब्लैक मार्केट के पेसोस थे। तो मेरा बिल आया था $200 का। $200 यानी कि आप मान लो सरकारी हिसाब से $8, ठीक है। और बोले थे सर आप $8 पे कर दो क्रेडिट कार्ड से। मैंने बोला मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है नहीं। बोला ऐसे कैसे क्रेडिट कार्ड नहीं है, मतलब है काम नहीं कर रहा। तो मैंने ना क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया था। तो वो स्वाइप कर रहा है, $8 कट नहीं रहे। बोला कितना बिल आया है? सर $8, 8 गुना 25, 200। मैंने निकाला पॉकेट से $200 फेंके उसके मुंह पे, जिसके लिए मैंने दिए $1.5, क्योंकि मैंने ब्लैक मार्केट से कैश निकाल लिए थे। उसका मुंह, साला ये पक्का होटल का गेस्ट नहीं है पक्का होटल का गेस्ट नहीं है। मैंने खाया, मैं निकल गया। तो ये दो चार ही ट्रिक हो जाते हैं। आपने भी उनके पैतरे उन्हीं पे मार दिए। हाँ, और फिर मैं ये सेम लूप नेक्स्ट अलग अलग होटल्स पे ट्राई किया। गया, कार्ड दिखा, कुछ होटल बोलते आपके पास कार्ड है? मैं ये देखो कार्ड, और कार्ड बंद कर दो ऐप में जाके, कार्ड काम नहीं कर रहा है। पैसे चाहिए कि नहीं? ये ले पैसे कैश, ब्लैक मार्केट के। क्रेजी भाई। पर वहाँ पे ऐसा है कि लोगों को सरवाइव करने के लिए अपना घर एयरबिनबी बनाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी सारे लोग अपने घर रेंट करते हैं। उसी चक्कर में सरकार टैक्स भी लेते हैं लोगों से। जायज़ बात है, धंधा कर रहे हो टैक्स दोगे। तो काउच सर्फिंग इसलिए बैन है क्योंकि लोगों को लगता है कि तू काउच सर्फिंग कर रहा है, फ्री में तो रुकवाएगा नहीं, तो पैसे ले रहा है तो टैक्स भर। तो मैं जब काउच सर्फिंग कर रहा था तो ऐसे प्रोफाइल मिले नहीं कि जो बोल रहे कि आओ, लोग थे कि मिलो। एक प्रोफाइल दिखा था मेरे को एक लड़की का कि बोल रहा था एक्सेप्टिंग गेस्ट। तो मैंने उसको मैसेज डाला, व्हाट्सएप का नंबर भी चेंज हुआ, बट मेरे को बोला नहीं कि घर आओ, बस ऐसे एक आधी रिप्लाई कर रहे थे।
तो मेरा 2 हफ्ते ट्रिप था क्यूबा में। लास्ट डे मैं जा रहा था हवाना, कैपिटल शहर, वहाँ से फ्लाइट थी नेक्स्ट डे। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, गाइस आप लोग मिल सकते हो आज, बस ऐसे ही मेरे को जानना है। फिर वो लड़की बोलती है मेरा प्रोफाइल पिक्चर देख के कि तू क्यूबा में है, क्योंकि मैंने क्यूबा का फ़ोटो डाला था। बोला हाँ, हमको लगा तू ऐसे ही इंडिया में बैठ के हमारे साथ बकचोदी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं इंडियन से। मतलब क्या बोल रहे हो? अच्छा कुछ नहीं तू घर आ जा। एड्रेस भेजा, मैं घर गया। घर की हालत तो एकदम टूटी फूटी, एकदम एकदम ख़राब हालत है। वो थे लेस्बियन कपल, और क्यूबा में LGBTQ बैन है। अच्छा। तो कपल थे, दोनों के 2 बच्चे थे, टैटू आर्टिस्ट थे, टैटू भी बैन है। तो टैटू भी बैन है? हाँ काइंड ऑफ, मतलब उतना जापान में जैसे टैटू बैन है वैसा कुछ है। तो उन्होंने फिर मेरे को गुस्सा, इंडियन कैमरा कुछ ख़राब बोलता है ना, मेरे को गुस्सा आता है या फिर डिफेंड करने का मन करता है। तो उन्होंने फ़ोन दिया अपना, भाई देखा कितने सारे +1 +91 +91 से मैसेज आ रहे हैं। और फिर उन्होंने गया ब्लॉक लिस्ट में देखा 200 ऐसे ब्लॉक नंबर्स हैं। तो मैंने बोला क्या है? बोला भाई ऐसे मैसेज आते हैं, फ़ोटोज़ भेजो, अपनी नंगी नंगी फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडियन में लोग खाली बल्ले बैठे हैं, वेबसाइट से किसी का भी लड़की का नंबर मिल जाता है और कुछ भी भेजते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसे होते हुए। सिर्फ +91 नहीं था, +92 भी था जो पाकिस्तान का नंबर है। तो दोनों देश से ऐसे लोग थे। तो फिर मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने चला इनसे बातें करते हैं। तो उनको पूछा कि भाई काउच सर्फिंग कर रहे हो, डर नहीं लग रहा है क्योंकि इलीगल है? बोलता है भाई हम लोग इलीगल जी रहे हैं एज ए लेस्बियन कपल, तो भाई तू टेंशन मत ले, पुलिस आएगा तो हमको पहले पकड़ेंगे बाद में तेरे को। तो मैं तो फिर भी पुलिस आते ही कहते होंगे सी माय सिस्टर। हाँ और कोई शक भी नहीं करता। कोई शक भी नहीं करेगा, ये तो बात सही है। आप लोग भी भाई भाई बोलते होगे एक दूसरे को, पकड़े जाते हो तो कहीं? नहीं भाई, हम जब बाहर जाते तो अलग अलग गर्ल्स इनवाइट कर लेते हैं हम भी बैलेंस अपने करने के लिए। सही है। तो भाई आप एक कुछ कंट्रीज बता रहे थे जहाँ पे माइनर मदर्स बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत जल्दी एज पे प्रेग्नेंट हो रही है। ये कौन सी कंट्रीज है भाई? फिलीपींस में मैंने पहली बार गया था, हॉस्टल में लड़की काम कर रही थी और साथ में एक बच्चा था, एकदम गोदी टाइप। तो मैंने बोला बहन होगी ना, बहन का नाम क्या? बोला बहन नहीं मेरी बेटी है। बोला तू तो 15 साल की है। बोला हाँ नॉर्मल है। बाप कौन है? बाप होगा कहीं डेनमार्क वगैरह यूरोप में कहीं पे है। तो फिर मैं ट्रिप में भी बहुत लोगों से मिला जिनके बच्चे हैं और बाप नहीं है, सिंगल मदर। सेम चीज़ मैंने कोलंबिया में ही देखा। 18 से भी कम के हैं? हाँ 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 हाँ। मतलब क्या हो रहा है? ये 2 कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है। एक तो इनके जो कैथोलिक चर्च होते हैं, इनको स्ट्रिक्टली बोला जाता है बच्चे भगवान की देन है, इसको आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं अमेजोन में काउच सर्फिंग लड़की के साथ था, मेरी होस्ट थी, उनका बच्चा था 6 साल का। फिर जनरली मैं पूछता नहीं किसी के बाप किधर, क्योंकि थोड़ा वियर्ड सवाल हो जाता है। अभी इंडिया में तो नहीं है पर बाहर थोड़ा वियर्ड सवाल है। फिर हम लोग बातें करने लगे, थोड़े फ्रेंडली हुए। फिर बोलता है भाई आज तूने देखा था ना एक आदमी आया था मेरे पापा से बात करने के लिए, पापा का दोस्त। बोला हाँ वो एक्चुअली इसका बाप है। मैंने बोला हैं? बोला हाँ भाई मतलब मैं 13 साल का था, ज़बरदस्ती कर लिया। मैंने घर वालों को बोला और घर वाले बोले ऐसे नहीं बोलते, वो चाचा है, ये तो भगवान की देन है, पालो। बेसिकली वो मोलेस्ट हुई थी अपने पापा के दोस्त relatives थे, से। पापा के दोस्त थे। पापा के दोस्त। और उसने कंप्लेन भी किया और फिर घर वालों ने दबा दिया। तो ऐसा बहुत चलता है। बहुत सारे ऐसे मैंने नोटिस किया है कैथलिक नेशंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो प्रोटेक्शन भी नहीं यूज़ करते, आप बता रहे थे। प्रोटेक्शन तो एकदम भी मतलब नो नो नो। मेरे साथ बहुत ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं कि लोग लड़की पहले ही बोल देती है कि देखो भाई हम लोग तो भाई बिना प्रोटेक्शन के विश्वास करते हैं। और मैं कहता हूँ नमस्कार बहन जी, मैं चलता हूँ, क्योंकि बहुत ही इसमें भी चर्च का ही हाथ है। मैंने सुना है बट मेरे को पता नहीं है पूरी, पर ये फैक्ट है मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर कैथलिक कंट्रीज़ में ही यंग बच्चे सिंगल मदर्स ज़्यादा मिले, जैसे कोलंबिया,
पेरू, फिर वेनेजुएला, फिर अपना इधर फिलीपींस। कॉन्सेप्ट इनका दिमाग में समझ में नहीं आ रहा यार। तो इधर तो हाई एसटीडी रेट होगा बहुत ज़्यादा। है पर अफ्रीका जैसा नहीं है। अभी मैं था सदर्न अफ्रीका में और ऐसे ही गूगल चेक कर रहा था, साउथ अफ्रीका, लेसोतो, नमीबिया, बोस्वाना, 4 में से 1 बंदे के पास एसटीडी है। मतलब आपने अभी रूम पे अभी 6 जन है तो 1.5 जन का एसटीडी होने के चांसेस है। मैं लेसोतो में था, छोटी देश है साउथ अफ्रीका लैंडलॉक, और टैक्सी ले रहा हूँ तो हर लड़की लाइन मार रही है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है भाई गलती से भी नहीं, मर जाओगे। सब क्रोकोडाइल इधर और सब कीटाणु लेके घूम रहे हैं। क्रेजी भाई। सही बचा लिया आपको। नहीं मतलब मेरे को तो पहले रिसर्च कर लेता हूँ, बट लोकल लड़के भी बोल रहे हैं भाई आप संभाल लो। तो पता नहीं क्या है सदर्न अफ्रीका के सारे कंट्रीज में एक डर तो नहीं है चलो कि उतना कॉन्टेक्टेबल नहीं है, पर आप मान लो बस में हो 20 लोग हैं और आप दिमाग में ऐसे सोचोगे यार 20 में से अगर स्टैटिस्टिक्स सही है तो यहाँ पे 5 बंदे के पास HIV है, मेरे बगल वाले के पास भी हो सकता है, ड्राइवर का भी हो सकता है। वहाँ पे तो क्रेजी है अपने सदर्न अफ्रीका में। वहाँ पे तो मैं सबको कहता हूँ जाओ लंगोट टाइट करके जाओ एकदम। भाई वो क्या सर, आप अर्जेंटीना गए थे उधर आप? हाँ अर्जेंटीना गया था, मेरा पहला कंट्री था साउथ अमेरिका में 2019 में। काफ़ी अलग लगा वहाँ पे। पहली बात तो स्पेनिश आता नहीं था, और यूरोप में भी मैंने घूमा है, जर्मन कंट्री में तो इंग्लिश से काम चल जाता था, पर साउथ अमेरिका में जाके देखा नहीं आपको काम नहीं बनेगा। ऐसे लाइक हम इंडिया आ गए बिना हिंदी या इंग्लिश सीखे, तो फिर सीखना पड़ा। 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा था पर बात नहीं बनी, हो नहीं रहा है। मैंने बुक लिया एक छोटा सा, पर मेरा हॉस्टल वगैरह में जो टूरिस्ट है उनके साथ हैंग आउट कर रहा हूँ। फिर एक दिन शाम को क्या हुआ, एक लड़की हॉस्टल में बैठी थी, बहुत सुंदर थी, तो मैंने ऐसे बात किया, और वो कुछ एग्ज़ाम देने आई थी सिटी में, और मेरे को बोलती है मैं थक गया। मैंने बोला चल वॉक पे चलते हैं, जितना भी टूटा फूटा इंग्लिश स्पेनिश में, उसको सिर्फ इंग्लिश में आता था यस एंड नो। अच्छा। तो हम लोग वॉक पे गए, रात को वॉक किए आधा घंटा 20 मिनट, और वॉक के दौरान मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके जितना बोलना था बोल दिया। फिर वापस आए, बाय बाय बोल दिया। नेक्स्ट दिन सुबह जब मैं उठा, मैंने नॉर्मल कन्वर्सेशन में रियलाइज़ किया कि मेरे को तो ये वर्ड्स आते हैं। तब पता चला अगर सीखना है उनसे हैंग आउट करो जिनको अंग्रेज़ी एकदम नहीं आता है, और जो दिखने में अच्छे हो तो मोटिवेशन मिलता है कि इनको इम्प्रेस करना है तो सीख लो। तब मैं डेट पे जाने लगा बहुत सारी अर्जेंटीन लड़कियों के साथ, और मेरा क्राइटेरिया ये था कि अंग्रेज़ी इनको नहीं आनी चाहिए। जनरली टूरिस्ट जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि इसको अंग्रेज़ी आता है तो कन्वर्सेशन कर पाए। मैं 5-6-7 डेट पे गया 0 अंग्रेज़ी वालों के साथ, और मैंने खुला बोला देखो मेरे को आता नहीं है, 3 दिन हुए, ट्रांसलेटर से काम करेंगे। और वो करते करते मेरा स्पेनिश इतना अच्छा मतलब मैंने पकड़ा है। फिर बाद में तो चाचा चाची मतलब रोड में दादा दादी किसी से बात कर लो, फिर प्रैक्टिस होता रहा। बट फर्स्ट मोटिवेशन मिला उन लड़कियों के साथ डेट पे जाने के साथ कि जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो ये मैं सबको बोलता हूँ अगर सीखना है डेट पे जा क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप कितना ही बात कर लोगे, पानी दो, खाना दो, चिकन नहीं, ये नहीं, पर अगर आप डेट पे जाते हो ना तो आप बहुत सारे टॉपिक्स में बात करते हो। वो लोग पूछते हैं आपके फैमिली के बारे में, आप लोग पूछते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो करने के बारे में, तो नए नए वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में ऐड होते रहते हैं, और इम्प्रेस करना भी होता है तो सीख जाते हो।